से हर एक पर्सन आज सेहत पे चर्चा करने के लिए आज कनेक्ट हुए हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, बिकॉज आज 13 फरवरी है। ओके, 13 फरवरी है और ये फरवरी ऐसा मंथ होता है जहाँ पे हम हमारे हार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आज उसी के ऊपर हम आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरह से हमारी हार्ट जो हेल्थ है उसको हम अच्छी रख सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग आज पहली दफा कनेक्ट किए हैं, आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। पर मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं ऐसे। ओके, ये से यानी कि आपके डिजिटली करना है ना, रिएक्शन में जाना है और वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। फैंटास्टिक, तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे अमेजिंग है ना सेहत पे चर्चा के अंदर। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सेहत के चर्चा के ऊपर। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जो मॉर्निंग कम्युनिटी होती है, जो हमारा सुबह के अंदर वर्कआउट होता है उसका पार्ट बनते हो, यानी कि हर रोज सुबह आप आते हो और वर्कआउट करते हो हमारी कम्युनिटी के अंदर। फैंटास्टिक। और कितने ऐसे लोग हैं जो हमारा अमेजिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे आप यूज करते हो मॉर्निंग के अंदर, और हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके आप अपनी सेहत को अच्छी कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, हैव यू हैड योर हेल्दी ब्रेकफास्ट टुडे? यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आप में से बहुत सारे लोग एवरी सिंगल डे हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं और हमारी ये कम्युनिटी के थ्रू बहुत सारा मैसेज जो हमारा है ना हेल्दी रहने का, वो आप पास ऑन कर रहे हो अपनी समाज के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या करना है, आपको अकेले नहीं बैठना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर के अंदर आसपास के अंदर अभी फिलहाल लोग मौजूद हैं? हैंडल्स कर सकते हो आपके आसपास के अंदर, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, आपके बच्चे जो समझ सकते हैं ऐसे, तो उन सबको बुला लीजिए और उनको आपके साथ बिठाना है। और हो सके तो अपने पास डायरी और पेन रखना है कि जिसके थ्रू आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप लिख सको। क्योंकि आज की जो इंफॉर्मेशन है ना वो नॉट ओनली जस्ट फॉर यू बट आपके फैमिली के जितने भी पर्सन है उन सब लोगों के लिए रहने वाली है। और मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो अपना हार्ट है ना वो हेल्दी रखना है, वो ऑलवेज धक 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 करते रहना चाहिए, है ना। बिकॉज ये जो मंथ है ना वो हार्ट का मंथ है ना। इस महीने को हम बहुत जबरदस्त तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसी के बारे में आज हम समझेंगे कि हमारी हार्ट की जो हेल्थ है ना उसको हम कई किस तरीके से अच्छी रख सकते हैं। और हम सबको पता है ना, हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो बेस्ट गिफ्ट देने का हम वादा करते हैं ना, हम अच्छी गिफ्ट देते हैं। तो हम इस महीने के अंदर हम कौन सी गिफ्ट देते हैं, है ना, कल वैलेंटाइन डे होने वाला है तो हमारे लव वन को हम हमारा हार्ट देते हैं ना, हमारा लव देते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और उसको हेल्दी कैसे रखना है ना, वो आज हमारी सेहत पे चर्चा के अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है। और उसको जो करने वाले के लिए जो हमारे अमेजिंग कोच आए हैं, उनको करीबन 8 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की हुई है उनकी सेहत को अच्छी करने के लिए। नॉट ओनली जस्ट इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी मदद कर चुके हैं। और आज हमें वो टाइम देने वाले हैं, बहुत सारा गाइडेंस देने वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे जिसकी वजह से हमारी और हमारी फैमिली की जो हार्ट की हेल्थ है ना वो बहुत अमेजिंग हेल्दी रहने वाली है। तो आप सब लोगों की एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ हमारे आज के जो कोच है, जो इंटरनेशनल वेलनेस कोच है, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं, जिनका नाम है अमित कुलकर्णी। ओवर टू यू सर। Yes, very good afternoon to all of you friends, and thank you so much Tulsi bhai for inviting me. Okay, and thank you all the leaders for giving me this opportunity कि मैं आप लोगों के सामने आके बात कर सकूं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और इम्पोर्टेंटली जो मुझे मालूम है राइट अबाउट द हार्ट हेल्थ, उसमें से बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें शायद निकल के आ सकती है जो शायद आपको अभी तक अंदाजा नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा पूरा प्रेजेंटेशन जो रहेगा, मैं बहुत ज्यादा स्लाइड्स पे नहीं बात करूंगा, मैं मेजर इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से डिलीवर करूंगा। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे ऐसे बताया गया है कि सारे कंज्यूमर्स हैं, मेजर लोग जो है वो कंज्यूमर्स है, और मैं सोचता हूँ कि अगर आप कंज्यूमर हो, जैसे मैं कुछ सालों पहले एक कंज्यूमर था, और अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी भर हमारी हेल्थ अच्छी रहनी है तो हमारे पास डेटा रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, हम लोग अभी कुछ सुन लेंगे मगर 4-6 महीने के बाद में शायद हम लोग भूल जाएंगे, और ये सेशन तो पूरा माइंड में से शायद इरेज भी हो जाएगा, राइट। मगर जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी वो इन्फॉर्मेशन जरूर आपको याद हो जाएगी, जरूर याद रहेगी। हो सकता है आगे चल के, शायद आज आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, शायद हो सकता है आज आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ नहीं है, मगर हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद में आपके फैमिली मेंबर में या आपके फ्रेंड्स में किसी को ये इंफॉर्मेशन की जरूरत गिरे।
और वो टाइम पे शायद आपको याद आएगा, माय गॉड मैंने तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी थी, अच्छी थी, बहुत काम की थी, मगर अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शायद वो इन्फॉर्मेशन अब मुझे याद आ जाए या वो मिल जाए तो शायद मैं अपने घर में किसी की सेहत को इम्प्रूव कर सकता हूँ, शायद किसी की जान भी बचा सकता हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि शायद आप किसी की जान भी बचा पाओगे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, तो वी हैव नो आइडिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लगना है आपको, थोड़ी एनर्जी लगनी है और थोड़ा फोकस भी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ही का फायदा होगा। दैट्स माय प्रॉमिस। आने वाले 1 घंटे के बाद में आई एम श्योर एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप में से हर एक व्यक्ति ये बोलेगा, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आया, अच्छा हुआ तुलसी ने या आपके जो कोच है उन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी बातें जो शायद हम उतना सीरियसली नहीं लेते, वो शायद हम लोग हमारी हेल्थ को लेकर सीरियसली लेना शुरू करेंगे। या हो सकता है हम हमारी हार्ट हेल्थ को लेकर, या हमारे घर में जो कोई भी ऐसा है जो परेशान होगा हेल्थ से रिलेटेड, उसको शायद हम लोग मदद कर सकते हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। यस, सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और पिछले 7.5 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैं एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम करता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरी सिचुएशन थी जब मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मैं और ये मेरी वाइफ, अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन, दोनों का भी कब फटेंगे दोनों का भी पता नहीं चल रहा था। और उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरी एज थी 32 ईयर्स। ये जब फोटो आप देख रहे हो उस टाइम पर, और रसिका इज ऑल्सो ऑफ द सेम एज ड्यूरिंग द सेम टाइम। जस्ट हम दोनों में कुछ 3-4 महीनों का, 5-6 महीने का डिफरेंस है हम दोनों में। सो ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, और हमारी हेल्थ में भी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था, आप देख रहे हो। क्योंकि अगर हस्बैंड खाने वाला है और बीवी खिलाने वाली है तो दोनों का सिचुएशन यही होगा। तो हो सकता है आपके भी घर में शायद ऐसा ही कोई सिचुएशन हो, या होता है ना कई बार कि हस्बैंड जो है बहुत खाने वाला रहता है और वाइफ का डिलीवरी हो जाता है और उसके बाद में उसकी बॉडी का शेप आउट हो जाता है। मेजर लेडीज में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो यही एक इशू रहता है कि कहीं ना कहीं पर पोस्ट डिलीवरी एक्चुअली वेट बढ़ गया रहता है। और रसिका ये समझती थी कि उसका वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और मैं तो ये समझ ही नहीं पाता था कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है और क्यों कम होने वाला है। ये दोनों भी चीजों का मुझे एब्सोल्युटली कोई अंदाजा नहीं था। बहुत सारी कोशिशें ट्राई कर चुका था, जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा। मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी, मगर कुछ भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। एंड थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू दैट पर्सन जिन्होंने मुझे पूछा, जिनको मैं जानता भी नहीं था यहाँ पर आने के पहले, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं था, और उस व्यक्ति ने मुझे पूछा कि क्या आपको वजन या पेट कम करना है। तो मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ भाई, ऑलरेडी 6 साल हो गए मैं परेशान हूँ इसको कम करने के लिए, प्लीज मुझे बताओ क्या करना है। और उन्होंने जैसे बताया वैसे मैंने सुबह का अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता चेंज किया। उन्होंने जैसे बताया वैसे मैंने दोपहर में खाना शुरू कर दिया, और रात का भी खाना मैंने शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने गाइड किया हर एक स्टेप को मैंने उसको बस पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, और देखते ही देखते बस 4.5 महीनों में 24 किलो से मेरा वेट कम हुआ। जब मेरा वेट कम हुआ खा पी कर, तो मुझे पता चला यार अभी तक मैं जितनी सारी कोशिशें कर रहा था वो या तो बिना खाने पीने वाली थी, या तो मुझे कमजोरी लाने वाली थी, या तो दौड़कर भागकर कुछ करने वाली थी, मगर इनमें से कभी मुझे कोई फर्क नहीं गिर रहा था। अब ये जब मेरा वेट बढ़ गया तो मेरे लिए दिक्कतें क्या हो रही थी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिकॉज स्पेशली ये हार्ट हेल्थ से रिलेटेड सेशन है। तो मेरे ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने अपना जब ब्लड रिपोर्ट करवाया, जब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था, क्योंकि मैं उनके पास में गया था मुझे बहुत घबराहट हो रही है ये बोलकर, तो जब उन्होंने मेरा ईसीजी निकाला, उसके बाद में 2D इको भी मेरा किया गया, उसके बाद साइमल्टेनियसली मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, तो उसके अंदर ऐसे निकल के आया कि ईसीजी एबनॉर्मल है। ईसीजी एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हमारी ब्लड की जो हमारी जो हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल है। ओके, और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गए थे जब ब्लड रिपोर्ट आई सामने, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया था, और ये सब चक्कर में मुझे रात में चेस्ट पेन होते थे। और ये जो चेस्ट पेन होते थे मुझे ऐसे लगता था शायद आज टिकट कटेगा, शायद कल टिकट कटेगा, और उम्र थी सिर्फ 32 साल की। 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल ली, ताकि अपने को अगर कुछ हो गया तो अपने बच्चों के लिए या अपने बीवी के लिए कुछ ना कुछ बैकअप में रहना चाहिए। ये मेरी जेन्युइन सिचुएशन थी फ्रेंड्स। मगर जब मुझे पता चला कि ये सारा किस्सा जो मेरे साथ में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गलत खाने पीने की वजह से और मेरे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, और जब मुझे ये मेरे कोच ने बताया
तब मुझे समझ में आया। और उस दिन के बाद से जो मेरे पूरे लाइफस्टाइल में चेंज जो मैंने किए, न्यूट्रिशंस के इंटेक जो मैंने स्टार्ट किए, उसके बाद और आज तक मुझे उसके बाद में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हुई। तो इसीलिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहता था कि हो सकता है शायद आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होंगे, हो सकता है ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होंगे, हो सकता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो मेरी उम्र थी 32 साल की, और ये जब मुझे तकलीफ हुई थी तब मेरी उम्र थी 28 साल की। तो 28 साल से लेकर 32 साल तक जब तक मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नहीं मिला, जब तक मुझे मेरे कोच नहीं मिले, ये 4 सालों तक मैं डेली सुबह और शाम ब्लड प्रेशर की गोली खाता था। उम्र सिर्फ 28 साल की फ्रेंड्स। मैं डेली एटोरवास्टेटिन 20 मिलीग्राम की एक गोली खाता था, जो क्लॉट्स को, जो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए मदद करती है। उम्र सिर्फ 28 साल, ये मेरी सिचुएशन हो गई थी। तो ब्लड प्रेशर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, और पता नहीं और क्या क्या, बहुत सारे तो हेल्थ इश्यूज थे। मैं अभी नहीं बताना चाहता बाकी के हेल्थ इश्यूज, बिकॉज वो कुछ और चीजों से रिलेटेड है। जैसे कि मुझे सीवियर लोअर बैक पेन था, वो मेरा पेट बढ़ गया था इसलिए मुझे सीवियर लोअर बैक पेन था। मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी होती थी बिकॉज मेरे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करता था बिकॉज जिस जगह पे मैं काम करता था वहां पे काम करने की डिमांड, जो आपसे जो चीजें डिमांड होती है, जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, तो मुझे मोर देन 100% देने के बावजूद भी मेरे ऊपर प्रेशर रहता था। तो उस वजह से मेरा फिर ईटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था, और मैं एब्सोल्युटली जो मिले वो खाता था, जिसकी वजह से फ्राइड फूड खाना या मीठा खाना या बहुत सारा जो मिले वो खाना, दैट्स इट, सिर्फ आदमी छोड़ के बाकी सब खाना। ओके तो ये कुछ ऐसी वाली सिचुएशन बन गई थी, एंड दैट इज वेयर फ्रेंड्स मुझे मेरे कोच ने बचाया। और आज अगर मैं आप लोगों के सामने हूं तो सिर्फ दो लोगों की वजह से। एक हमारे मार्क्यूज सर जिन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बनाए, और दूसरे मेरे कोच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये पूरी जर्नी के अंदर, मेरी ये सिचुएशन से, लेफ्ट वाली फोटो से या राइट वाली जो भी आपको दिख रही है मोटी वाली, वहां से लेकर ये नॉर्मल वाली आने के लिए। और इसीलिए फिर मैंने भी ये सोचा कि व्हाई नॉट टू गो अहेड एंड हेल्प पीपल, और क्यों ना मैं लोगों की सेहत में इतना बड़ा बदलाव लाऊं, जिसकी वजह से जैसे मेरी स्टोरी में मेरे कोच का नाम आता है, मुझे वो अच्छा लगा कि शायद जॉब करने से मेरा कहीं पर भी किसी के भी जिंदगी में नाम तो शायद नहीं आ पाएगा, मगर यहाँ पर एक मौका मुझे मिला, तो एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड टू बिकम अ कोच फ्रेंड्स। रेस्ट इज हिस्ट्री। पिछले 2020 में 2021 में मैंने अपने भारतीय लीजेंड्स क्रिकेट टीम के ये जितने भी सारे दिग्गज प्लेयर्स आप देख रहे हो, इन सब लोगों के साथ में मुझे इनका एज ए न्यूट्रिशन कोच काम करने का मौका मिला। सो सचिन तेंदुलकर सर हो या वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो या इरफान पठान हो, इन सारे लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला 2020 में, 2021 में भी। और 2021 में जो वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज हुई वो एक्चुअली इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम ने जीती। सो आई वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम, जिसकी वजह से मुझे ट्रॉफी को हाथ में उठाने का मौका मिला। इट फील्स ग्रेट प्राउड कि हमारी इंडिया ने पूरे बाकी के देश के सारे प्लेयर्स को हराया। सो लेट अस क्लैप फॉर टीम इंडिया, टीम इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम, ओके, एंड ऑल द प्लेयर्स and all the support staff. So thanks to everyone and yes, तो आज हम लोग बात करेंगे हार्ट हेल्थ से रिलेटेड। यूजुअली हम सब लोगों को मालूम होता है कि हमारा हार्ट जो है फ्रेंड्स वो बहुत काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हम सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मगर इसकी थोड़ी सी गहराई को थोड़ा सा और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो सबसे पहली चीज, एक दिन भर में अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली जाए और ये सोचे कि ये जो रिदम होती है हमारे हार्ट की, ओके, आपको मालूम है हार्ट की रिदम ABCDE ऐसी वाली होती है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे। तो ये क्या होता है, हमारा हार्ट बीट करता है, तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसे बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक। और जब हमारा हार्ट रिलीज होता है तो इसे बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये एक बीट हो गई, सिंगल वाली जो है ना, बंद होके चालू होना, ये एक बीट हो गई। 1 मिनट में एवरेजली हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स के करीब बीट करता है। किसी का 70 टाइम बीट करेगा, किसी का 80-90 भी बीट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हर एक का कैसा बॉडी का कंडीशन है। मगर एवरेज में इट इज कंसिडर्ड, एक हेल्दी अडल्ट का जो है 72 टाइम्स के करीब एक्चुअली बीट करेगा। ओके एक दिन में 1,03,000 से ज्यादा हो जाता है एक दिन में। और अगर आप देखोगे गूगल पे, अगर आप डालोगे कि एक भारतीय इंसान कितने आयु तक जिंदा रहता है, अभी जिनका एज 68 के नजदीक है वो डरना नहीं, आपके लिए नहीं है, ओके, नॉट टू वरी। मगर गूगल ये बताता है कि एक एवरेज लाइफ स्पैन 68 ईयर्स का है इंडिया में। अब अगर 68 to 70 ईयर्स का अगर हम लोग एक एवरेज लाइफ स्पैन पकड़े,
तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एक लाइफ में हमारे शरीर में 2573 करोड़, 2573 अगेन 33 7600, ये जो भी नंबर आता रहेगा इतने करोड़ ऑफ टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। अभी उतना मेरा बैंक बैलेंस नहीं हुआ ना, तो आई एम नॉट श्योर कि वो इसको एग्जैक्टली कितना पढ़ने का। सो जो मैंने लिखकर निकाला है मेरे हिसाब से दैट इज 2573 करोड़ 33 lakhs एंड 7600 टाइम्स एक लाइफ टाइम में। जब हमारा हार्ट बीट करता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी, ये एनर्जी को अगर हम लोग किसी ट्रक को लगा दें, इस एनर्जी का इस्तेमाल अगर हम लोग किसी ट्रक को मूव करने के लिए लगा दे, तो आप नोट कर सकते हो पृथ्वी से लेकर चांद तक उस ट्रक को ढकेलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है और वहां से वापस लाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, उतनी एनर्जी हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है उसका हार्ट क्रिएट करता है। हर एक व्यक्ति, जस्ट थिंक ओवर इट। अगर आपको कुछ लगे कि अंधेरा है और अगर आपका एक्सेस होगा हार्ट को, तो डायरेक्ट उसके ऊपर अगर आप बल्ब ऊपर से लगा दोगे तो आपका बल्ब भी जल जाएगा। इतनी पावर हमारे हार्ट में है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारा हार्ट जनरेट करता है, राइट। हम में से हर एक को दो आंख है, टू आईज। अगर एक चली जाए तो क्या होगा, दूसरी से देख लेंगे। अगर दूसरी भी चली जाए बाय चांस कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो भी काम तो चलेगा। एक किडनी है, अगर वो चली जाएगी तो दूसरी से काम चला लेंगे। बाय चांस दोनों डिफॉल्ट में चली गई तो या तो ट्रांसप्लांट करा लेंगे या तो डायलिसिस पे, एक्सटर्नल डायलिसिस पे कुछ टाइम तो रह सकते हैं। एक पैर चला जाएगा, चलेगा। अंदर पैनक्रिया है, पैनक्रिया अगर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसका काम शुगर को कंट्रोल करना है हमारे बॉडी में, अगर वो पूरी तरीके से भी डैमेज हो गया तो भी क्या होएगा, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, जिंदा रहेंगे, मगर जिंदा रहेंगे। स्प्लिन नाम का एक छोटा सा बॉडी पार्ट होता है जो डब्ल्यूबीसी को अपने अंदर स्टोर करता है, आरबीसी को अपने अंदर स्टोर करता है। अगर वो चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, अलग कनेक्शंस दे देते हैं डॉक्टर साहब। अब पंगा ये, अगर एक हार्ट को कुछ हो जाए तो क्या दूसरा कोई रिप्लेसमेंट है? अच्छा, दूसरा कोई डोनेट भी कर पाएगा? बोले चल ठीक है, तू मेरा जिगरी यार है, मेरा जिगरी दोस्त है, ले ले मेरा हार्ट। होएगा ऐसा? किडनी के मामले में फिर भी हो सकता है, ट्रांसप्लांट में एक किडनी देनी है, एक किडनी लेनी है। तो क्या एक ऐसा ऑर्गन जो इतनी मेहनत करता है हमें जिंदा रखने के लिए और एक ही है हमारे पास में, क्या हम उसका ख्याल रखने के लिए सारी चीजें डिटेल में उसके बारे में नहीं सीखे? फिर ये सवाल है। और अगर इसका जवाब आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना जरूरी है, तो अगेन आई विल से, सेशन खत्म होने के बाद आपके कोच को थैंक यू जरूर बोलिएगा कि उन्होंने आज आपको यहाँ पर बुलाया। और अगर अब भी अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं ली होगी तो प्लीज ले लीजिएगा, शायद कुछ फायदा हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। क्या है ये ब्लड प्रेशर, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानेंगे। मगर ये सब चीजें समझने के लिए हमको उससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, जिसको बोला जाएगा, हमें हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा हार्ट जो है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। हमें से किसी को भी डॉक्टर नहीं बनना है, इसलिए मैं बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में। ज्यादा लोड लो मत, ज्यादा टेंशन लो मत, अपने को बस कुछ बेसिक चीजें समझनी है। समझ में आ रहा है तो चैट विंडो में लिखो हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो नहीं समझ में आ रहा है। ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, आपको जैसे लगेगा वी कैन गो अहेड विद दैट। ये दिख रहा है आपको अभी? पूरी पूरी फुल साइज की इमेज दिख रही है? ओके, बढ़िया। सो ये है हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये एक चेंबर है। मेरा कर्सर अगर आपको हिलता हुआ दिख रहा है तो ओके, सो ये एक चेंबर है, ये नीचे का चेंबर है, ये इधर वाला चेंबर है, मगर ये दोनों चेंबर कनेक्टेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चेंबर कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर भी एक चेंबर है, जहां पे सामने ऊपर ब्लड वेसल्स आई हुई है, नीचे भी एक चेंबर है यहाँ पर। तो ऊपर वाले जो चेंबर से आप लिख सकते हो, इनको बोलते हैं एट्रिया या एट्रियम।
और नीचे वाले जो चेंबर्स है फ्रेंड्स, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। तो राइट में जो है उसको राइट एट्रियम बोला जाएगा या राइट वेंट्रिकल बोला जाएगा, और लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाएगा। ओके, अब हार्ट में ब्लड कहां से आता है? तो ये जो सुपीरियर वेना केवा दिख रही है आपको, यहां से ब्लड आता है हार्ट के अंदर। ये ब्लड कहां से आएगा? तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी खून है वो सारा गंदा यूज किया हुआ खून यहां पे आ जाता है। ये सारा गंदा इस्तेमाल हुआ खून यहाँ पे आ जाता है और ये चेंबर जो है ये पूरा भर जाता है। तो जब हमारा हार्ट बीट करता है तो ये भी दब जाता है, और ये जो वॉल्व है ये दोनों के बीच में की ये वाली, ये वॉल्व खुल जाती है और इधर का ब्लड जो है वो इधर आ जाता है। इज दैट ओके? अब यहां पर जब ब्लड आ जाता है फ्रेंड्स, मतलब राइट वेंट्रिकल में, तो यहां से आपको एक पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, ये वाली आर्टरी। तो ये वाली आर्टरी में खून भर जाता है और ये जाता है सीधे सीधे हमारे लंग्स में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस में से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, और हमारे लंग्स के अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो बाकी का जो भी खराब वाला जो ब्लड है उसको निकाल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के कुछ सैक्स होते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है, ताकि वो ब्लड फिर से हमारे हार्ट में नहीं जाए। और जो शुद्ध हुआ खून है वो फिर से आएगा, ये पल्मोनरी वेन जो है इसके थ्रू आएगा यहां पर, और ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसको फिलअप कर देगा। अब यहां पे क्या आ गया? पूरी तरीके से शुद्ध खून, आई डोंट नो शुद्ध बोलते हैं क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, प्योर प्योर ब्लड यहां पे आ गया। और उसके बाद में जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर वाले दोनों भी एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नीचे में इधर क्या आ रहा है? फिर से वो खून आ रहा है। अब यहां पर जो खून आ रहा है नीचे के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वो ऊपर जाएगा ये ब्लड वेसल से, जो लाल वाली जो आपको दिख रही है ना ये, और ये फिर लाल वाली अगर आप देखोगे तो ये बढ़ के इसके अलग अलग पार्ट में हो रही है, और यहां से हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो है ये खून फैलेगा। अब मजे की बात, ओके, ये समझ गया? इतना ही समझने का टेक्निकल पार्ट था, यही एक स्लाइड दिखाने वाला हूं मैं आपको। डन है? तो अभी ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं समझ में आया रहेगा तो भी सिंपल है, ऊपर के दो चेंबर में से हार्ट पंप, जब हार्ट पंप कर रहा है नीचे खून जा रहा है, नीचे में से जब पंप कर रहा है तो ऊपर में कहीं पे जा रहा है, तो दोनों ब्लड वेसल्स में जा रहा है, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो लंग से आ रहा है। इतना आप समझ लो अभी, ठीक है? अब फ्रेंड्स हो क्या रहा है ये पूरे चक्कर में, कि आपने अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड देखी तो वहां से ऊपर की साइड में खून था, मतलब ऊपर की साइड में ब्लड वेसल जा रही थी, नीचे की साइड में नहीं जा रही थी, नीचे नहीं जा रही, ऊपर इसलिए जा रही है फ्रेंड्स बिकॉज हमारे शरीर में हार्ट के ऊपर भी जो अलग अलग ऑर्गन्स है वहां पर खून पहुंचना चाहिए। हमारे ब्रेन तक खून हर एक सेल में ब्रेन के पहुंचना जरूरी है। अगर एक भी सेल को हमारा हार्ट से खून नहीं पहुंचता है तो वो सेल की एक सेकंड के लिए भी नहीं पहुंचेगा तो इमीडिएट डेथ हो जाती है वो सेल की। ओके, इवन फॉर 1 सेकंड अगर खून नहीं पहुंचेगा तो। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में हार्ट को काम करना है। अगर आपका मेरा दिमाग सही काम कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे हार्ट की पंपिंग इतनी पावरफुल चाहिए कि उससे निकला हुआ ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। हमारा सर नीचे नहीं है, हम सर के बल नहीं चलते, हम पैरों के बल चलते, कुछ लोग, सारे राइट। सो हम सर के बल नहीं चलते, हम पैरों के बल चलते, तो नीचे तो ठीक से जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मगर ऊपर नहीं आएगा खून अगर वो कम स्पीड से है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर करने का नहीं है किसी ने ट्राई, बोल रहा है तो अभी ट्राई मार के देखता हूं, करिए नहीं, जानकारी के लिए कि क्या प्रेशर से हार्ट काम करता है, क्योंकि सारी आगे आने वाली चीजें इन्हीं चीजों के आजू बाजू में होंगी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अगर गलती से पर्पसफुली हमने एक जिंदा आदमी के हार्ट को ऊपर से जो सुपीरियर जो ये दिख रही थी ना वेन हमारी, जो आउटा जो था, ओके, जो 3 वहां से जो ब्लड वेसल्स ऊपर आ रही थी, अगर वो वाली जगह पे हमने कट कर दिया तो जिस प्रेशर से हार्ट बीट करता है वो हमें अंदाजा आ जाएगा कितनी प्रेशर से बीट कर रहा है। तो लिख लीजिएगा, अगर कट किया
तो कम से कम 30 फुट ऊपर खून जाएगा, 30 फीट अप टू 30 फीट हाइट तक खून जाएगा। इतने प्रेशर में हमारा हार्ट काम कर रहा है। ओके, अब लिख लो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, दिन भर में आपका और मेरा हार्ट जो पंप करता है उसमें तकरीबन 7,500 लीटर का ब्लड पंप होता है। 7,500 लीटर का ब्लड, ये 7,500 लीटर का ब्लड का पंपिंग कंपल्सरीली करना ही है हार्ट को। अब क्यों हम लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, क्यों हमें प्रॉब्लम्स आती है? लिख लीजिए, नंबर 1 फैक्टर ओवरवेट होना। ओवरवेट होना, अगर मैं या आप 5 किलो से ओवरवेट है तो हमारे हार्ट पे अप्रोक्सीमेटली 1450 से 1500 लीटर का एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ेगा। 1450 से 1500। तो मान लीजिए अगर हम में से कोई 20 किलो से अपना वेट ज्यादा रखा हुआ है, 20 केजी से, तो उसके हार्ट को कितना लोड एक्स्ट्रा हो रहा है? 1500 इंटू 4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6000 लीटर का एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ रहा है हार्ट को। अब 24 घंटे में हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसके हिसाब से उसने 7,500 लीटर का ब्लड पंप करना है, मगर बिकॉज हम 20 किलो से ओवरवेट है तो उसकी वजह से अब हार्ट को 13,000 13,500 लीटर्स के करीब का ब्लड एक्स्ट्रा पंप, मतलब टोटल पंप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या उसके पास में 24 घंटे से ज्यादा का समय है क्या? वो 1,03,000 टाइम्स जो बीट करना है उसमें नहीं। इसका मतलब अब उसको हर जगह पे टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको हर जगह पे टाइम बचाना है, ज्यादा प्रेशर में काम करना है। तो आप में से कितने लोग ज्यादा प्रेशर में अच्छा काम कर सकते हो? नहीं ना, मैं भी नहीं कर सकता। थिंक, तो अगर इतना अननेसेसरीली प्रेशर हम लोग हमारे हार्ट के ऊपर देंगे तो हमारा हार्ट इसलिए हमें कंपेयर टू जितना ज्यादा चल सकता है उसके कंपैरिजन में जल्दी खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि हार्ट का जो न्यूट्रिशन है, हार्ट का न्यूट्रिशन, आप चैट विंडो का इस्तेमाल करके इस सवाल का मेरे जवाब दे सकते हो। मैं जानबूझ के सवाल पूछता रहूंगा ताकि आप में से कोई सोए नहीं, लेट नाइट हो रहा है या आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाए। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, इसमें कोशिश करके देख लीजिएगा, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को तो खून के अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे पैरों को जो खून का सप्लाई होता है उसके अंदर से हमारे पैर पोषण ले लेते हैं, राइट? हर जगह पे हमारे खून के अंदर से पोषण आता है। हार्ट को किधर से पोषण आता है? हार्ट को सप्लाई किधर से आता है न्यूट्रिएंट्स का? हार्ट के तो अंदर पूरा टाइम ब्लड पड़ा हुआ है, हर बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कर रहा है। अरे वाह, ये तो गजब बता दिया आपने। फूड, यस, फूड से ही आता है पूरे बॉडी में, मगर हार्ट को न्यूट्रिशन का सप्लाई कहां से आता है? अंदर जो खून है उससे आता है। तो लिख लीजिएगा, जवाब है नहीं। इसको सप्लाई आता है ऊपर से। ऊपर से मतलब क्या? जो हार्ट की स्ट्रक्चर है, अंदर का जो खून है, अंदर से कोई नरिशमेंट नहीं होती, ऊपर से नरिशमेंट होती है। तो हार्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर से, हार्ट के ऊपर जो है वो पूरा ब्लड वेसल का नेटवर्क है, जो हार्ट के मसल्स को पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई करता है और वहां से हार्ट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, राइट? अब ये जरूरी क्यों है बताना? क्योंकि हमारे उस खून के नेटवर्क के बाजू में ही एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्या है? एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, अच्छा बाय द वे, हार्ट में कितनी हड्डियां है? मैं 3 ऑप्शन देता हूं आपको, 3 है, 6 है या 2 है? कितनी है जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 3 है, 6 है या 2 है? 2 है, वेरी गुड। 6 है, वेरी गुड। 2 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 है, 3 है, ओके। अरे 3 ही में से कोई एक जवाब है, हाँ? मतलब कोई 2 लिख रहा है, बोले बाकी को ने 6 लिख दिया तो मैं 3 लिख देता हूँ, ऐसे नहीं करो। ईमानदारी से आप मुझे बताइए कि हार्ट के अंदर कितनी बोन्स है, कितने बोन्स है?
वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से सारे लोगों ने हिम्मत रखी जवाब देने की, कि 2 है, 3 है, 6 है। तो सही जवाब लिख लीजिए, 0 है। हार्ट डज नॉट हैव एनी बोन। वो एक मस्कुलर टिश्यू है, उसमें सिर्फ मसल है, कोई हड्डी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नहीं दिया था मगर ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, अब ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बिना हमारा हार्ट पंप नहीं कर सकता, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की वजह से ही हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, हमने गलती से अगर छोटा सा हल्का सा हमें कहीं शॉक लग गया तो इमीडिएटली वो होता है ना, हम लोग हाथ निकाल लेंगे, अगर कहीं पे झटका बैठा तो, निकालने के लायक रहे तो वैसा वो हार्ट बेचारा अपना हर बार पंप करता है सेम कंडीशन में। तो ये सब होता है, आप लिख लीजिएगा, एक नोड की वजह से, जिसे बोला जाता है एस ए नोड। ओके, एस ए नोड, ये हमारे हार्ट के ऊपर होता है, बटन टाइप होता है, नॉर्मल बटन बंद कर सकते हैं, इसको नहीं करने का। ओके, बटन टाइप भी होता है मगर डिफॉल्ट में ऑन ही होता है। ओके, और वहां से पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जाता है, लिख लीजिए। अब ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, घर में तो अगर आपकी केबल खराब हो गई तो आप चेंज कर दोगे, उधर क्या करोगे? पंगा होगा ना उधर, अगर चेंज करना है तो। इसीलिए लिख लो, मैं खुद सुबह हर रोज 2 हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल सुबह और 2 हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल शाम को खाता हूं, ताकि मेरे हार्ट का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अच्छा चले। आप सोचिए, आपको या आपके मम्मी को, डैडी को जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का सही अगर इस्तेमाल करना है तो क्या करना है? व्हाई? बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल के अंदर है, वो इस फंक्शनिंग को स्मूथ रखने के लिए सपोर्ट करती है। नंबर 2, क्लियर है? अब क्यों लोगों को ब्लड प्रेशर होता है? एक कारण तो ओवरवेट हो गया, और बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब वो दूसरे कारण क्या है वो थोड़ा समझते हैं। आपके घर में 2 पाइप्स है, 2 पाइप्स है, या आपके हाथ में 2 पाइप्स है। एक पाइप में से पानी आ रहा है, एक पाइप में से ऑयल आ रहा है, एक पाइप में से ऑयल आ रहा है, एक पाइप में से पानी आ रहा है। दोनों को सेम फोर्स के साथ में अगर छोड़ा जाएगा तो कौन सा दूर तक जाएगा? पानी वाला या ऑयल वाला? कौन सा वाला जाएगा? दोनों को सेम फोर्स से छोड़ रहे हैं, कौन सा जाएगा? पानी वाला, वाटर, राइट? वेरी गुड। अब ये सेम सिचुएशन हमारी होती है जब हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल है, अच्छा है, तब हमारे खून की अंदर चिपचिपाहट नहीं होती, हमारे खून की डेंसिटी नॉर्मल रहती है। मगर शुरुआत में पानी की तरह या उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 20 साल के होते हैं, बचपन में तो मम्मी डैडी बड़े ख्याल रखते हैं 6-7 सालों तक, उसके बाद में हमारे जो नखरे शुरू हो जाते हैं, या उनको टाइम नहीं होता बोल के वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, या व्हाटएवर द थिंग इज, हर एक का अपना अपना अलग होता है। फिर हम ज्यादा शक्कर खाते हैं, ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, ज्यादा लेस खाते हैं, ज्यादा और कुछ खाते हैं, तले हुए वड़ा पाव खाते हैं, उधर क्या बोंडा खाते हैं गुजरात में, और बहुत कुछ खाते हैं, उसमें गाठिया खाएंगे तली हुई, और उसके बाद में फाफड़ा, जिलेबी, वो सब कुछ मिलेगा ना उसमें, मेरे को बाद में भेज देना, मगर ठीक है एनीवे। तो तो ये सब खा खा के क्या होगा, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे खून की डेंसिटी में फर्क आएगा, और क्योंकि हमारी खून की डेंसिटी में फर्क आएगा, हमारे हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना है। तो पहले उसको पहुंचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ रही थी, मगर अब सेम डिस्टेंस पे उसको पहुंचाना है, मगर बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी हाई हो गई, अब उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। प्रेशर आया कि नहीं? प्रेशर आया? इस वजह से भी पंगे होते हैं, विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो वो 3 खून की नलियां आपने ऊपर निकलती हुई देखी ना ऑर्टा में से, तो वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलता है ये तीनों खून की नली में, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर से बाहर आता है, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। वो कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम?
क्योंकि पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं ना, जहां जहां चाहिए एंड ऑर्गन्स तक, आखिरी के इधर तक नहीं पहुंचेगा, पैर के इसमें तक नहीं पहुंचेगा, ब्रेन में हर जगह पे शायद पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगा, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में ठीक से नहीं पहुंचेगा, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम आएगी, राइट? दैट इज ब्लड प्रेशर। अब वन ऑफ द अनदर रीजन कि क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नोट कर सकते हो आप, हमारे खून की नली का जो डायमीटर है, जिसके अंदर से खून जा रहा है, ये डायमीटर के अंदर अगर चेंजेस हुए तो पंगा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपकी मेरी उम्र 10 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, तो हमारी खून की नली पाइप की तरह होती है, रबर पाइप की तरह, जो फ्लेक्सिबल होता है। अंदर से आपने रबर पाइप को कनेक्शन दे दिया पानी का और चालू कर दिया, तो बड़े अच्छे प्रेशर से जा रहा है, और प्रेशर बढ़ा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रबर का पाइप है, तो वो झेल लेगा, वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। मगर जैसे ही उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और भी कुछ कारण जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल का रबर पाइप से कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि पीवीसी पाइप है, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हुआ और सेम प्रेशर से, बढ़े हुए प्रेशर से अगर खून आ रहा है, तो क्या होगा, खून ठीक से जा नहीं पाएगा। अगर आपने एक पीवीसी पाइप को हाई प्रेशर में रखा, तो किसी ने ट्राई किया है कभी, क्या होता है, पीवीसी पाइप कहीं ना कहीं से क्रैक मार देगा, और वही होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, कि हमारे शरीर की खून की नली जो है वो कहीं ना कहीं क्रैक मारना शुरू कर देती है, और जब ये क्रैक मारना शुरू करती है, तो हमारे ही खून के अंदर अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, जो उधर जहां पे फटा हुआ है वहां पे जाके लग जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और ऐसा होने की वजह से वहां पे एक बोलस फॉर्म होता है, या एक छोटा सा मटेरियल फॉर्म होता है, ऐसा लिख सकते हो आप। अब मजे की बात देखो, ये सब किधर हो रहा है, वो ऑल्टा में से निकली हुई तीनों खून की नलियां है ना, उनमें से कोई ना कोई खून की नली में। अब देखिए, प्रेशर जो है वो सेम प्रेशर से ब्लड बाहर आ रहा है, मगर पहले इतना डायमीटर था, अभी इतना कम हो गया, तो अब ब्लड सामने जो जाने वाला है वो उतना फोर्स से आगे तो जा रहा है, मगर बहुत सा ब्लड इधर होल्डेड है, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा खून की नली फट गई, वहां पे कुछ चीजें जमा हो गई, इसलिए अब वो खून बैक में आ रहा है, बैक आ रहा है। इसका भी प्रेशर किस पे आएगा, हार्ट पे। इसकी वजह से फेलियर के केसेस होते हैं। ओके, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट गिरते हैं। अब आपका और मेरा खून का नली क्यों अपना डायमीटर चेंज करता है, क्यों उसको जैसा बचपन में भगवान ने हमको जब पैदा किया, उसके बाद में मम्मी डैडी ने पैदा किया, उसके बाद से क्यों 80 साल की उम्र तक सेम नहीं रहता, रहना चाहिए ना, मगर वो नहीं रहता, तो ऐसा क्यों, उसके पीछे का कारण नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे खून की नली के अंदर के जो सेल्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है एंडोथेलियल सेल्स, और ये एंडोथेलियल सेल्स में एक बड़ी कमाल की चीज होती है, ये जो सेल्स है, ये हमारे खाने के अंदर से एक प्रोटीन को निकालते हैं, उस प्रोटीन का नाम है आर्जिनिन। ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है, जो हमारे खाने में से अगर हमारे शरीर को मिले, तो हमारे खून के नली के एंडोथेलियल सेल्स एक गैस बनाते हैं, जिसे बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो गैस है, वो हमारे खून के नली का डायमीटर नॉर्मल रखने के लिए मदद करता है, हमारे खून के नली की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है। और हमारे खून की नली जहां कहीं पे भी डैमेज हुई होगी, उसको रिपेयर करने के लिए मदद करता है। अब जब हमारे बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है
जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग सेम अमाइनो एसिड खा भी रहे होंगे तो भी हमारे एंडोथेलियल सेल्स की कैपेसिटी एजिंग की वजह से कम हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड का गैस प्रोड्यूस करने के लिए। और इस चक्कर में हमारे खून की नली की इलास्टिसिटी, उसका रिपेयर नेटवर्क पूरा धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी वजह से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 15 साल की उम्र में हम सब कुछ खा रहे, कोई टेंशन नहीं है। 25 साल की उम्र में हम सब कुछ खा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 साल की उम्र में जब सब कुछ खा रहे तो थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। खा तो वही रहे, चेंज तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके बावजूद क्यों फिर ऐसे हुआ? बिकॉज अब हमारे बॉडी का कैपेसिटी कम हो गया उस आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। इस वजह से हो सकता है घबराहट हो रही है, हो सकता है चेस्ट पे लोड आ रहा है, हो सकता है ब्लड प्रेशर आ रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हो फ्रेंड्स अभी जिनको ब्लड प्रेशर है या घबराहट होती है या चेस्ट में पेन होता है? राइट, आप चैट विंडो का इस्तेमाल करें, इधर हाथ नहीं खड़ा करें, चैट विंडो का इस्तेमाल करिए ताकि मुझे पता चलेगा। तो शायद अब आप समझ पाओगे कि सालों तक जो लोड हम लोग हमारे बॉडी को दे रहे हैं उसकी वजह से अभी यहां पर हो रहा है इशू। तो यूजुअली क्या होता है ना, अभी आप में से बहुत सारे लोग 10 किलो से ओवरवेट होंगे, 15 किलो से ओवरवेट होंगे, 20 किलो से ओवरवेट होंगे, मगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी आपके बॉडी के अंदर वो नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक से बन रहा है। थोड़े दिन रुको, आदतें नहीं बदलो, वेट को कम नहीं करो, फिर क्या हो जाएगा? डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे वेलकम टू द क्लब ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। हाँ जी, ये दवाई है, सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, दिन में से 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, हाँ, और हर महीने को आइए, चेक करेंगे हम लोग मिलके बीपी, ब्लड रिपोर्ट्स, और फिर हम बोलेंगे क्या करें, अभी डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया है, अब तो मरते दम तक हमको यही खाना है। और इट्स ओके, गुड। इसको चेंज अगर करना है तो वेट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हाँ, होता है ना, कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, मम्मी डैडी की वजह से हमारे अंदर आया हुआ होता है, मगर डू यू नो फ्रेंड्स व्हाट, अरे उन्होंने भी तो गलत खाना पीना 20 साल से शुरू किया था, उसका फल उनको 40-50 में मिला। हमारे तो टाइम पे अभी तो खाने का क्वालिटी भी और खराब हो गया, तो उनको 50 में आया रहेगा, हमको 35 में आ रहा है, क्योंकि हमने तो वही देखा ना, मम्मी डैडी जो बोल रहे खा रहे हैं वो सही है, और प्लस खाने का क्वालिटी खराब, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट कम एज में दिखना शुरू हो गया। अब अगर हम चाहते हैं हमारे खून के अंदर जो थिकनेस नॉर्मल में रहनी चाहिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर भी हमें हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल सपोर्ट करेगा, और साथ में हमें नाइट वर्क सपोर्ट करेगा। नाइट वर्क्स क्या है? नाइट वर्क्स L-आर्जिनिन, फोलिक एसिड, टॉरिन, ऐसे कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है। हार्ट अटैक होता है लोगों को, हम सबको मालूम है। क्यों होता है मालूम है? वन ऑफ द मेन रीजंस हार्ट अटैक होने का होमोसिस्टीन के लेवल्स में इंक्रीज होना है। होमोसिस्टीन क्या है? ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी बनाती है। होमोसिस्टीन होमोसिस्टीन के लेवल कब बढ़ते हैं हमारे बॉडी में? लिख लीजिए, मालूम ही नहीं है हमको, एक ही हार्ट है मगर उसके बारे में हमको ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ? तो ये तब होता है जब हमारे शरीर को चाहिए उतना फोलिक एसिड नहीं मिलता, चाहिए उतना फोलिक एसिड नहीं मिलता, इसलिए होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ते हैं, और होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ गए तो लिख लीजिए ब्लड क्लॉट्स होंगे, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। ब्लड क्लॉट्स बनेंगे तो वो ब्लड का क्लॉट बन चुका है कहीं ना कहीं, इतनी सारी खून की नलियां हमारे शरीर के अंदर है, कोई ना कोई नली के अंदर जाके घुस जाके बंद कर देगा।
और फिर हम बोलेंगे क्या करने का, वो पैरालिसिस का झटका आ गया ना, अभी उनका एक हाथ ही काम नहीं कर रहा। ब्लड क्लॉट, ब्रेन को जाते हुए अटक गया, स्ट्रोक आएगा, मेमोरी लॉस हो सकता है या परमानेंट डैमेज हो सकता है। किधर अटकता है उसके ऊपर बहुत है, किधर अटकता है। मगर अगर इसको अटकने नहीं देना है और इसको बनने ही नहीं देना है तो उसके लिए सपोर्ट करेगा नाइट वर्क। महंगा है ऑफ कोर्स, क्लॉट नहीं बनने देगा तो महंगा ही रहेगा ना। खून की नली को अंदर से खुद ब खुद रिपेयर करेगा तो बॉस रहेगा ना। आपके और मेरे शरीर को दिन भर में 200 मिलीग्राम का फोलिक एसिड का रिक्वायरमेंट है दिन भर में। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके शरीर में 400 मिलीग्राम का फोलिक एसिड जाना चाहिए। हम लोग सब जितना सुबह दोपहर शाम रात खाते हैं ना, उसमें से 50 मिलीग्राम भी नहीं जाता, नहीं जाता। क्यों? अरे नहीं, हम लोग तो हर रोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे, पालक खाएंगे, मेथी खाएंगे और कुछ खाएंगे। खा लो, लिख लो, ये है विटामिन B9 फॉल व्हाइट। विटामिन B9 इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है दोस्तों, पानी के अंदर जब हम लोग कोई सब्जी को भिगाएंगे तो वो पानी में वो विटामिन B9 चला जाएगा। अब हमको धोना तो जरूरी है सब्जी को, क्यों? वरना पेस्टिसाइड अंदर जाएंगे, केमिकल अंदर जाएंगे, तो वो तो नहीं जाने चाहिए। इसलिए हम उसको कम से कम थोड़ी देर के लिए तो भिगा के रखेंगे। उस चक्कर में गया B9, उस चक्कर में कम हो गया फोलिक एसिड। अब क्या करें तो क्या करें? इसीलिए मैं सुबह उठने के बाद 1 चम्मच नाइट वर्क का लेता हूं और शाम को सोने के पहले 1 स्पून नाइट वर्क का लेता हूं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिन में से 2 बार लो, नहीं कर सकते हो तो 1 बार तो जरूर लो। ओके, तो क्यों आपको नाइट वर्क से फायदा होगा ये मैंने आपको बताया। अभी अगर आपको ब्लड प्रेशर है और अगर आप मेरे भाई हो, मेरे दिल के नजदीक के कोई हो, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा? सबसे पहले, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसको कम करो, अगर कम है तो उसको नॉर्मल पे लाओ। क्यों? जिसका वेट कम है उसको स्ट्रेस जल्दी आता है, इसलिए तो पहले वेट को नॉर्मलाइज करो, फर्स्ट थिंग। नंबर 2, फॉर्मूला हम लोग जो बोलते हैं वो मेरे इसमें आता है। फॉर्मूला 2 मतलब मल्टीविटामिन टैबलेट, हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल और नाइट वर्क्स। ये 3 चीजें आप जरूर लीजिए। डॉक्टर साहब की दवाई बंद करनी है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। डॉक्टर साहब की दवाई चालू रखिए। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आज की डेट में आपका ब्लड प्रेशर 140/100 का है, एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर पे हो और ऑलरेडी आपका टैबलेट चालू है। तो आपको मालूम है ना, टैबलेट खाने के बाद में भी इतना प्रेशर है। अभी आपको टैबलेट नहीं बंद करनी, आप ये सारा चीज स्टार्ट करिए और उसके साथ में लाइफस्टाइल के चेंजेस करिए। आपके कोच की एडवाइस के हिसाब से चलना फिरना सही से रखिए, रात का सोना ठीक से रखिए, मेडिटेशन भी करिए और आप देखोगे बहुत ही हाई लेवल के चांसेस होंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट का इंटेक कम रखिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, मैं लिख लेता हूं, भूल जाऊंगा। ओके, सो ये करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। अब कब किसी को, कब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि तू ब्लड प्रेशर की दवाई खाओ? लिख लो, जो बीट करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब छोड़ता है हार्ट बीट उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120/80 ये आइडियल है। ऊपर 10 नीचे 10 चलेगा सिस्टोलिक में, मतलब 130 भी चलेगा, 110 भी चलेगा सिस्टोलिक। वैसा ही डायस्टोलिक में ऊपर 10 नीचे 10 चलेगा, 90 भी चलेगा, 70 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज में अगर आपका आता है
तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मगर जैसे ही किसी का भी ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर जाना शुरू हो गया, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई सुधर जा, वेट को कंट्रोल में ला, नमक को कम कर, चलना फिरना शुरू कर दे, क्योंकि अगर अब ये 140 के ऊपर गया तो मुझे दवाइयां शुरू करनी पड़ेंगी। तो 140 के ऊपर जब आपका ब्लड प्रेशर कॉन्जिकेटिव 2 बार अगर देखा गया, मतलब आज भी देखा गया और कल भी देखा गया, या आज देखा गया और 2-4 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में फिर से आप डॉक्टर साहब के पास में गए और तब देखा गया, तो आपको डॉक्टर साहब दवाई चालू करेंगे, और वो चालू करनी ही है ताकि आपका ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल में आ जाए। तब डॉक्टर साहब दवाई चालू करते हैं, यूजुअली 140/100 के ऊपर होने के बाद। हो सकता है कि आपके डॉक्टर शायद थोड़ा जल्दी शुरू करे, या हो सकता है थोड़ा बाद में शुरू करे, ये उनका इंडिविजुअल कॉल है। मैं यहां पर जो भी बता रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं रे, मगर मेरे कॉल के ऊपर हर रोज ना बहुत सारे डॉक्टर आते हैं। ओके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत बार हमारे माइंड में होता है। तो आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये पूरी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। ओके, कोई भी जेन्युइन डॉक्टर से भी आप क्रॉस चेक कर लोगे तो भी आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक जो मिल रही है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, नाउ सॉल्ट। सॉल्ट हम सबको मालूम है, बॉडी में जाने के बाद वाटर को रिटेन करता है और उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। मगर उसकी वजह से और एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, वो लिख लीजिएगा। उसे बोला जाता है रिटेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। हमारे ब्लड वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है जब हम लोग सॉल्ट लेते हैं रेगुलरली। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको मुझे 1500 मिलीग्राम का सॉल्ट खाना जरूरी है, मगर ऐसा देखा गया है कि एक भारतीय आदमी 3500 से 5000 मिलीग्राम के बीच में हर रोज सॉल्ट खाता है, हर रोज। तो आप में से जितने भी लेडीज घर में कुकिंग करते हो, प्लीज आपके हाथ में ही आपके घर वालों की सेहत है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, जितने लोग हैं जिनका आप दिन भर के अंदर खाना पकाने वाले हो, आप क्या करिएगा, 1500 मिलीग्राम का मतलब होता है छोटा जो चम्मच, टीस्पून जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 75%, दैट इज 1500 मिलीग्राम। आज की डेट में आप 1.5 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो एक आदमी के लिए, ऐसा सर्वे बोल रहा है। और आप भी देखना कल जब डालोगे तो सच बोल रहा हूं या नहीं। दिन भर में तो दाल भी हो गई, रोटी भी हो गई, चावल भी हो गए, जिस भी चीज में आप नमक डालोगे सब पकड़ के। तो कल से जब आप खाना पकाओगे तो आप एक काम करिएगा, जितने लोग हैं आपके घर में उसके मल्टीप्लाइड बाय 0.75 स्पून। तो मान लीजिए 2 लोग हैं तो 1.5 छोटा वाला जो टीस्पून का चम्मच है, उसके 1.5 चम्मच का नमक एक छोटी कटोरी में निकाल के रख देना, और वही दिन भर के लिए इस्तेमाल करना। शुरुआत में थोड़े दिन तक घर में लड़ाई होगी, ये क्या फीका दिया है, मगर बाद में आदत हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की गोली खाने से अच्छा है, आगे चल के डॉक्टर साहब को लाखों रुपए देने से अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस है उसका, ये मतलब नहीं है कि उसका जरूर इस्तेमाल करें। और हेल्थ इंश्योरेंस का ये भी मतलब नहीं है कि भगवान के जाके सामने हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। शायद पैसे के लिए नहीं आएगी, मगर अगर कोई हो गया ना एडमिट, तो पहले हम उधर ही पहुंचते हैं, भगवान मैंने क्या किया। भाई तुम पिंक ले लो या और कोई कलर का ले लो या और किसी टाइप का ले लो या रॉक सॉल्ट ले लो, क्वांटिटी उतनी है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाए। हाँ? तो क्वांटिटी उतनी रखो। अगर ये करोगे तो आई प्रॉमिस यू, आने वाले टाइम में आपकी सेहत में, आपकी फैमिली की सेहत में बहुत अच्छा डिफरेंस आएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अब बात करेंगे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल है क्या, होता क्या है, चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए और उसके लिए क्या करें, फटाफट बात करते। जल्दी लिख लीजिएगा। तुलसी भाई टाइम कितना है मेरे पास है? ओके, ठीक है। सो नंबर 1 थिंग फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिख लीजिए। आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, हमारे पेट में से वो खाना हमारे लीवर के अंदर जाता है, और वो लीवर जो है उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये जो बना हुआ ग्लूकोज है, ये हमारे पूरे शरीर में घूमता है, ये हमारे पूरे शरीर में घूमता है।
और फिर जो भी अनयूटिलाइज ग्लूकोज है वो वापस हमारे लीवर में आता है, अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज। ये अनयूटिलाइज्ड ग्लूकोज जो है ये हमारा लीवर कन्वर्ट करेगा तीन चीजों में, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, और तीसरा फैट। अब जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, ये दोनों अगर लेवल के बाहर होंगे तो पंगा है। मगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी फ्रेंड्स दो टाइप है। एक को बोला जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी का एक बड़ा भाई है ऐसा बोल दो, मगर नाम छोटा है उसका, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बड़ा खतरनाक है, VLDL बोलते हैं इसको, डॉन है, डॉन। LDL उसका थोड़ा सा छोटा सा वर्जन डॉन का, लिख लो उसके सामने डॉन, डरावना चेहरा वेरा निकाल दो, या जिस आदमी की शक्ल पसंद नहीं है आपको उसका नाम डाल दो LDL के आगे और VLDL के आगे। ओके, और उसके सामने लिखो HDL, ये वो है जिससे आप प्यार करते हो, जो चाहिए आपको, जिससे प्यार करते हो चाहिए ना, अभी कल तो 14 फेब है, तो जो चाहिए जिससे प्यार करते हो वो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये है कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स, और एक है दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे यहाँ पे राजा नाच रहा है। ओके ओके, सो यस, अभी LDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है हमारे शरीर में। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये जिधर जिधर LDL कोलेस्ट्रॉल पड़ा है उसको उठाता है और लीवर में लेके आता है और बोलता है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे बाबा, इसका इस्तेमाल कर ले, इसको खुला नहीं छोड़ने का, इसको खुला छोड़ा तो ये वाट लगाएगा। ये करता है HDL। जगह जगह पे जिधर जिधर LDL दिखा उधर से उसको पकड़ के लाएगा और लीवर में डालेगा और बोलेगा इसको कर प्रोसेस कर, इसको प्रोसेस कर, इसको अच्छे कुछ जगह पे लगा। और LDL क्या करता है, LDL और VLDL दोनों मस्त हाथ में हाथ मिलाते हैं और पूरी खून की नलियों में घूमते हैं और जिधर किधर स्पेस मिला उधर डैमेज करना शुरू कर देते हैं, पूरा नुकसान करेंगे। मतलब उन्होंने तो कसम खाई है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। LDL VLDL ये वो है जो ब्लॉकेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वो है जो खून की नली को अंदर से पूरा डैमेज करेंगे, ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। HDL क्या कर रहा है, जाके निकाल निकाल के लेके आ रहा है, किधर है साला, किधर किधर छुपा है, किधर छुपा है, ऐसा पकड़ के उसको लेके आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों में HDL की कमी होती है। HDL के लेवल होने चाहिए मेल्स में 40 से 60 के बीच में और फीमेल्स में 47 टू 60 के ऊपर, या 47 टू 60 70 के बीच में। मगर बहुत सारे लोगों में HDL कम होता है। तो अगर HDL कम हो गया तो क्या होगा, LDL ऑटोमेटिक बढ़ेगा कि नहीं, और LDL तो है ही खतरनाक। ओके, अब ऑन टॉप ऑफ इट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अभी ये मैं जो बता रहा हूं ये बड़ा, डॉक्टर्स कितने भाई कॉल पे, एनीबडी डॉक्टर्स? यस, डॉक्टर सरवैया मयूरी, ओके वेलकम। और कौन कौन है भाई? ओके चलो, सो मैं अभी एक स्टडी के बारे में यहाँ पर कोट करने वाला हूँ और एक आर्टिकल के बारे में यहाँ पे कोट करने वाला हूँ, और ऑथेंटिसिटी है इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये। मगर ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर एक व्यक्ति ऐसे टाइप का होता है, मगर एक आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आए इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि एक स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि LDL के जो लेवल्स होते हैं, LDL के लेवल्स, ओके, वो पहले देखो अगर आपने आयुर्वेदा पढ़ा रहेगा ना, आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा में कैसा है कि एक बार वो ग्रंथ लिख दिया, अब उसी को फॉलो करने का, कुछ नया कार्यक्रम उसमें अपडेट नहीं होता है।
मगर एलोपैथी में ऐसा है कि बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ओके, अब पहला वाला जब अपडेट आता है तो ये बोला जाता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट चीज है। उसके बाद में फिर दूसरा अपडेट आ जाता है कि ये चीज जो थी ये सही नहीं थी, या इसको और मॉडिफाई करके अभी बेस्ट वर्जन आया है उसका। एग्जाम्पल में जब डायबिटीज के बारे में जानकारी आना शुरू हो गई थी मार्केट में, तो वो टाइम पे शुरुआत में कुछ 250 के आसपास की शुगर लेवल नॉर्मल थी। 250 वाज नॉर्मल। यस कार्तिक सर, इट वाज नॉर्मल। धीरे धीरे क्या हो गया ना, वो 250 का फिर शायद 230 225 हुआ रहेगा, फिर 200 हुआ रहेगा, फिर 150 हुआ रहेगा, फिर अभी 140 के अंदर का माना जाता है। तो ये इतने बदलाव क्यों हुए? तो कई सारे जानकारी जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वो ये बताती है कि कई बार ऐसा होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं उनको काफी हेवी फंडिंग करती है, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्ट बनाया जाता है। वैसा ही एलडीएल के लेवल में था। एलडीएल भी पहले 150 के अंदर चलती थी, मगर अभी वो 100 के अंदर है। और 8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को 15 सर्जन्स ने 70 के लेवल पे मेडिकेशन स्टार्ट किए, ये बताते हुए कि 70 से ज्यादा के लेवल्स डेंजरस है। और बाद में ये पाया गया कि 100 के लेवल्स ही ठीक है, 70 तक जाने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च वालों की बात कर रहा हूं, जो रिसर्च में नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी आप लोग समझदार हो। ओके, तो अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं तो क्या करना है आप नोट डाउन कर लीजिए। एक फॉर्मूला है बीटा हार्ट नाम से, उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा होगा। दिन में से एक पैकेट शेक के अंदर डाल के लीजिएगा, फायदा होगा। 3 महीने का टाइम पीरियड दीजिएगा अपने आप को कम से कम। क्या मेडिकेशंस को बंद करना है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब खुद जब आपके लेवल्स नॉर्मल में आएंगे तब आपको बताएंगे क्या क्या बंद करना है, क्या चालू रखना है, वो खुद उनका काम है, वो बताएंगे। हमारा काम आपको ये बताना है एज ए न्यूट्रिशन कोच, एज ए वेलनेस कोच, कि खाने में क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से खाना सही रहे, लाइफस्टाइल सही रहे, सोच सही रहे। तो जो दिक्कतें बॉडी में हो रही है वो 70% तो इसी की वजह से है। तो ये 70% को आप कैसे ठीक कर सकते हो? जो 30% है वो हो सकता है कोई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होगा, हो सकता है कोई जेनेटिक्स से रिलेटेड इश्यू होगा, हो सकता है कि आपके बॉडी की कोई टेंडेंसी होगी। इसीलिए सो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए अगेन हर्बल लाइफलाइन काम को आएगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाने पीने पे, लाइफस्टाइल पे ही काम करना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, इसलिए बहुत तकलीफ होती है, तो लिख लीजिएगा। शुगर को पूरा बंद करना पड़ेगा, बिकॉज शुगर का कन्वर्जन होता है ट्राइग्लिसराइड में। तो जो भी मीठा खा रहे हो या जो भी मीठा नहीं है मगर वो ज्यादा शुगरी है, उसको भी बंद करना पड़ेगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स मीठे होते हैं क्या? थम्स अप मीठा होता है? नहीं रे, मगर है तो शक्कर ही ना। सो यू हैव टू थिंक कि कौन सी चीज में शक्कर है। तो सोडा में शक्कर है पूरी तरीके से, केचप्स में ज्यादा शक्कर है। 5 स्टार खाओगे है मीठा, मगर 5 स्टार हो, कैडबरी हो, डेयरी मिल्क हो, व्हाटएवर, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज। ब्राउनी ज्यादा मीठी नहीं होती है मगर फिर भी उसके अंदर से भी तो शक्कर ही है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो शक्कर की मात्रा को आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, तो जल्दी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में आएंगे। ओके, तो अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम करने हैं तो शक्कर को कम करो,
अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना है तो आप बीटा हट का इस्तेमाल करो। अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो जो भी डॉक्टर साहब की दवाइयां हैं उसको स्टार्ट रख के आप जो शेक हम लोग देते हैं सुबह नाश्ते में वो जरूर लो। वेट को नॉर्मलाइज रखो, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करो, हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल का इस्तेमाल करो और नाइट वर्क्स का इस्तेमाल करो। अगर आप में से किसी को हार्ट अटैक आके गया है तो आपने क्या ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या आप में से किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है तो आपने ये इस्तेमाल करना चाहिए? लिख लीजिए, आप पहले होने चाहिए जिन्होंने ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कुछ हुआ है। भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, जीसस की कृपा है, टाइम पे पता चल गया, वरना 10 में से 6 को तो मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। आपको मिला है तो उसको आप जरूर पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। वन मोर थिंग, डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर का अगर कॉम्बिनेशन है तो एब्सोल्युटली ये सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सेशन के बाद में आपने सही डिसीजन लिया तो डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर ये दोनों चीज जिस व्यक्ति को है उसकी रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई होती है फॉर एन हार्ट अटैक, एंड स्पेशली ये टाइप ऑफ हार्ट अटैक जो नाइट टाइम में आता है और जो दूसरा मौका नहीं देता। तो प्लीज माय सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप खुद या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज भी है, भले नॉर्मल रेंज में है, मगर आप उनको फॉर्मूला स्टार्ट करें और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उनको प्रोत्साहित करें। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू।